बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 14 जिसका नाम है वेक्टर इन स्पेस स्टार्ट करने वाले हैं। स्पेस से मुराद होता है 3 डायमेंशन। मसलन ये देखें, अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दिस इज़ कॉल्ड एज स्पेस। ठीक है, 3 डायमेंशंस को हम क्या कहते हैं? स्पेस। स्पेस में वेक्टर्स क्या होते हैं, ये हमारा जो है मौजूए बहस होगा थ्रू आउट द चैप्टर। अब चूँकि चैप्टर का नाम है वेक्टर्स इन स्पेस, तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है। आइए पहले हम वेक्टर को डिफ़ाइन करते हैं। वेक्टर को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। उन एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद हम वेक्टर की डेफिनेशन की तरफ आएंगे। फ़र्ज़ किया मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज़ योर एज? व्हाट इज़ योर एज? मैं आपसे पूछता हूँ आपकी उम्र क्या है। आप मुझे कहते हैं जी मेरी उम्र 16 साल है। आई एम 16 years old। आई एम 16 years old। ठीक है, आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी शॉप के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे आप कहते हैं जी मुझे 3 मीटर क्लॉथ चाहिए, 3 मीटर क्लॉथ। दुकानदार को समझ आ जाएगी कि हाँ भाई इसको 3 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, जब आपसे ये कहा जाता है आपकी एज क्या है, आप कहते हैं जी मेरी उम्र 16 साल है, समझ आती है। जब आपसे ये कहा, आप दूध वाले के पास जाते हैं, आप कहते हैं मुझे 3 लीटर दूध चाहिए, तो दुकानदार को समझ आ जाती है हाँ भाई इस बंदे को 3 लीटर दूध चाहिए। ये जो पहले 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इसमें जब आप आंसर देते हैं तो हर चीज़ इसमें वाज़िया है, यानी समझ आ रही है। जिसने चीज़ देनी है उसको भी समझ आ रही है, जिसने चीज़ लेनी है उसको भी समझ आ रही है। अब एक एग्जांपल फ़र्ज़ किया कि एक पायलट है। पायलट जहाज़ को लेकर उड़ता है। एक पायलट जहाज़ को लेकर उड़ता है और कुछ देर के बाद वो कहता है कि मैं एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर के फासले पर हूँ। अब उसका ये वाला आंसर जो है ना, ये कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ कर लिया कि ये एयरपोर्ट है तो हमें नहीं पता कि वो नॉर्थ की तरफ 25 किलोमीटर गया है, साउथ की तरफ 25 किलोमीटर गया है, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, हमें कुछ आइडिया नहीं है। उसका जवाब जो है वो इनकम्प्लीट है। इसका जवाब कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके जवाब में शक पाया जाता है कि पता नहीं ये ईस्ट की तरफ गया है, वेस्ट की तरफ गया है, नॉर्थ की तरफ गया है। ठीक है, इसका आंसर कंप्लीट तब होता है जब वो ये कहे मैं 25 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया हूँ। ठीक है, यानी नॉर्थ की तरफ, यहाँ से ये एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया हूँ, तो फिर हमें उसके आंसर की समझ आती है। अब मैंने ये जो एग्जांपल, अच्छा एक और एग्जांपल देखें। मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे, लेट्स सपोज दैट आप मुझे कहते हैं सर ज़रा 2 स्टेप मूव करें। अब मैं ज़रा कंफ्यूज हूँ कि मैंने 2 स्टेप मूव कहाँ पे करने हैं। मैंने दाएं तरफ 2 स्टेप मूव करने हैं, बाएं तरफ 2 स्टेप मूव करने हैं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। वाज़िया तब होगा जब आप ये कहेंगे कि 2 कदम आप अपने दाएं तरफ मूव करें। ठीक है, तो इन 2 एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि जब तक डायरेक्शन का जिक्र ना किया जाए तब तक मीनिंग वाज़िया नहीं होते। इन 3 एग्जाम्पल्स में डायरेक्शन का बताया जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मीनिंग्स क्लियर हो जाते हैं। मसलन आपको ये नहीं कहना पड़ता मेरी उम्र 16 साल मशरक़ की तरफ है। आपको ये नहीं कहना पड़ता मुझे 3 मीटर कपड़ा जो है वो मगरब की तरफ से चाहिए। आपको दूध वाले को ये नहीं कहना पड़ता कि मुझे 3 लीटर दूध जो है वो शुमाल की तरफ से चाहिए। ठीक है ना, यानी आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, समझ आ जाती है। इस एग्जाम्पल में, और जो मैंने कहा कि मैंने 2 स्टेप मूव करना है, मीनिंग तब तक वाज़िया नहीं होते जब तक आप डायरेक्शन साथ मेंशन ना करें। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का बताया जाना ज़रूरी होता है, उनका नाम रख दिया वेक्टर। अब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, 16 years मैग्नीट्यूड है, 3m मैग्नीट्यूड है, 3 लीटर मैग्नीट्यूड है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड
की मदद से आंसर क्लियर हो जाए, उनको स्केलर का नाम दे दिया गया। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी बताया जाना ज़रूरी होता है, उनको कह दिया गया कि ये वेक्टर हैं। तो फिर वेक्टर क्या हुआ? वेक्टर की डेफिनेशन ये हुई, द क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर दोनों चीजें मौजूद हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, इज कॉल्ड एज वेक्टर। तो दिस इज द एग्जांपल, आई एम 25 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स। अब आपने देख लिया कि वेक्टर और स्केलर में फर्क है, तो इसलिए जब हम इसको लिखेंगे तो लिखने में भी तो कोई ना कोई फर्क आना चाहिए। तो फिर हम लिखेंगे द वेक्टर्स आर डिनोटेड बाई, वेक्टर्स को कैसे डिनोट करते हैं? द वेक्टर्स आर denoted by ए वेक्टर, ए उसके ऊपर जो है ना ये ऐसे करके एरो, हाफ एरो का निशान लगा लें। ये देखें ना, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके डिफरेंट हैं। ये हाफ एरो लगाया जा सकता है वेक्टर, ये फुल एरो भी लगा सकते हैं, या ए के नीचे लाइन भी लगा दें। ये सारी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। एक तरीका पुराना हो गया है, पुराने ज़माने में ये जब हमारे पास कंप्यूटर टाइपिंग नहीं थी तो जो वेक्टर होता था उसको हम बाकी लफ्ज़ों की निस्बत थोड़ा सा मोटा करके, बोल्ड करके लिख देते थे। ठीक है, द वेक्टर्स आर डिनोटेड बाई ए वेक्टर, बी वेक्टर, इस पर एरो लगा देते हैं, सी वेक्टर, ठीक है, इसके नीचे निशान लगा देते हैं। तो ये तीन नोटेशंस जो हैं ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब जब भी आप वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो उसके अंदर डायरेक्शन होती है और दूसरा मैग्नीट्यूड होता है। जब आप वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि आप उसका मैग्नीट्यूड का जिक्र किए बगैर उसको छोड़ दें? एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर डिनोटेड बाई, एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर डिनोटेड बाई, मैग्नीट्यूड्स को कैसे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाई, ए वेक्टर है ना ऐसे करके, तो इसके इर्द गिर्द लाइनें लगा देंगे दो, ठीक है। आर, अगर ए के ऊपर कुछ भी ना लिखें, ऐसे लिखें तो इसका मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड है। ए और ए के ऊपर ऐसे मैग्नीट्यूड, दोनों का मतलब सेम है, या ए इज इक्वल टू, अगर पूरा एरो लगाते हैं, ठीक है, इसका मतलब सेम है, इसका मतलब सेम है। मैग्नीट्यूड को चाहे आप दो बार लगा के रिप्रेजेंट कर दें, चाहे उसके ऊपर अगर निशानी नहीं लगाते, तो इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर के अंदर जो चीज़ वेक्टर है उसके ऊपर वेक्टर का निशान लगाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप वेक्टर का निशान नहीं लगाते तो मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या बन जाता है? मैग्नीट्यूड बन जाता है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्केलर होता है। तो इस चैप्टर के अंदर आपने खास इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चीज़ वेक्टर होगी, वेक्टर के ऊपर वेक्टर की निशानी ज़रूर आनी चाहिए। अब हम अगला टॉपिक करते हैं जी, इसका वेक्टर इन टू डायमेंशंस क्या होता है। वेक्टर इन टू डायमेंशन, क्योंकि हमने जाना है 3 डायमेंशन में, स्पेस में, तो स्पेस में जाने से पहले 2 डायमेंशन तो समझ लें क्या होता है। वेक्टर्स इन 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस में वेक्टर क्या चीज़ होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अब ये चीज़ हम रिप्रेजेंट करते हैं। 2 डायमेंशन से मुराद वेक्टर इन 2 डायमेंशन, क्योंकि हमने जाना है वेक्टर इन स्पेस, तो पहले 2 डायमेंशंस में देख लेते हैं वेक्टर क्या होता है, फिर 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशन से मुराद क्या है? स्पेस। स्पेस में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर हम उसकी तरफ चलेंगे। अगर हमारे पास ये XY प्लेन है तो XY प्लेन में पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? PX, Y, ठीक है। अ पॉइंट इन XY प्लेन इज डिनोटेड एज PXY। अच्छा, इस PXY का मतलब क्या है कि आपने X एक्सिस के लॉन्ग X डिस्टेंस तय किया है, Y एक्सिस के लॉन्ग Y फासला तय किया है। मसलन ये देखें, अगर आपके पास, आप यहाँ पे खड़े हैं ओरिजिन के ऊपर, आप X एक्सिस के लॉन्ग चलना शुरू कर देते हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। X एक्सिस के लॉन्ग आपने कितने स्टेप मूव किए? 3। अब Y एक्सिस के लॉन्ग 1 2
3, 4। तो आप इस मुकाम पर पहुंच गए। आप इस मुकाम पर पहुंच गए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे? 3, 4। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो 2 डायमेंशन में जब पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं px, y, तो x से मुराद क्या है? x एक्सिस के लॉन्ग तय करदा फासला। y से मुराद क्या है? y एक्सिस के लॉन्ग तय करदा फासला। जब हम इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिला देते हैं ऐसे करके O से लेकर P तक, तो ये वेक्टर बन जाता है 2 डायमेंशंस के अंदर। तो आइए लिखते हैं इसको। एज वी नो अ पॉइंट इन XY plane is denoted as, कैसे डिनोट करते हैं जी आप? px, y के साथ। वेयर x और y आपने क्या कहा? x is the distance covered along x axis, y is the distance covered along y axis। वेयर स्मॉल x क्या है? वेयर x and y are the distance covered, या traveled क्या लें? distance covered along x axis and y axis respectively, right? ये था वेक्टर in 2 dimension. As we know that a point in plane is denoted as pxy, where x and y are distance covered along x axis, y axis respectively, and the vector in 2 dimension is, वेक्टर को कैसे 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया जाएगा? एंड वेक्टर इन XY प्लेन कर लें। XY प्लेन इज, इसका नाम रख देते हैं हम A, ठीक है? तो XY प्लेन के अंदर एंड वेक्टर इन XY प्लेन इज, एंड वेक्टर इन 2 डायमेंशन या XY प्लेन कह लें, डायमेंशन इज A वेक्टर बराबर होगा A इज इक्वल टू O से लेकर P तक, O से लेकर P तक। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x, y के साथ, ठीक है? फिलहाल हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जब मैं यूनिट वेक्टर i, j के डिस्क्राइब कर दूंगा तो फिर मैं साबित कर दूंगा कि इसको मैं xi यूनिट वेक्टर प्लस yj यूनिट वेक्टर की शक्ल में भी लिख सकता हूं। लेकिन चूंकि अभी तक मैंने आपको i यूनिट वेक्टर और j यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट नहीं दिया, तो फिलहाल हम वेक्टर को ऐसे ही लिखेंगे। x, y के इर्द गिर्द हम क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, राइट? अच्छा, अब आपने वेक्टर की बात तो कर ली, तो फिर वही बात, मैग्नीट्यूड का जिक्र किए बगैर कैसे रह सकते हैं? एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज, अच्छा, मैग्नीट्यूड से मुराद क्या होता है प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स? यहां से लेकर यहां तक लेंथ, ठीक है? अब ये लेंथ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक पॉइंट आपके पास ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों के ऊपर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये किसके बराबर आ गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ठीक है? ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब आज के बाद आपने याद रखना है कि अगर आपके पास वेक्टर हो OP इज इक्वल टू x, y, तो उसका मैग्नीट्यूड जब आपने लेना होगा तो मैग्नीट्यूड लेने का तरीका क्या होगा? x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। मसलन अब ये देखें, एग्जांपल देखें आप, एग्जांपल है, अगर आपके पास ये एक वेक्टर है A 3, 4, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर
प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 9 + 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5 विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। आई एम 110% श्योर कि आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना आ गया। अब हम आगे चलते हैं, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशंस क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है, फर्ज कर लिया कि मेरे पास 2 वेक्टर हैं ए और बी। लेट ए वेक्टर है मेरे पास x1 y1, फिलहाल हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। बी वेक्टर है मेरे पास x2 y2। हम चाहते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें। a + b, 2 वेक्टर्स को ऐड करने का तरीकाकार क्या होगा, x1 y1 + x2 y2। इनको ऐड करने का तरीका ये होगा, x वाला कंपोनेंट x वाले कंपोनेंट में ऐड होगा, y वाला कंपोनेंट y वाले कंपोनेंट में ऐड होगा। तो ये आ जाएगा x1 + x2, y1 + y2, ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया हमारे पास 2 वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका इन 2 डायमेंशंस। चलें जी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, फर्ज कर लिया कि मेरे पास ये एक वेक्टर है a। लेट a इज इक्वल टू, a वेक्टर है मेरे पास x1 y1 एंड k इज नॉन जीरो स्केलर नंबर है कोई, k इज नॉन जीरो स्केलर। अब मैं इस नॉन जीरो स्केलर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, k इंटू a। ये किसके बराबर आ जाएगा, k इंटू x1 y1 इज इक्वल टू k इंटू x1, k इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, पहले वाले के साथ भी और दूसरे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने ड्यूरिंग दी इस्तेमाल करनी है इस चैप्टर, वो भी ज़रा लिख लें। वैसे तो इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 3 जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर हमारे पास है 2 वेक्टर, एक है a जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, एक है वेक्टर b जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, और अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो इफ a इज इक्वल टू b, इफ a इज इक्वल टू b, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट। इसका मतलब ये हुआ कि x1 y1 बराबर होगा x2 y2 के, और अगर 2 वेक्टर बराबर हैं तो x वाला कंपोनेंट x वाले के बराबर होगा, x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2। ये है 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। अब हम डिफाइन करते हैं वेक्टर इन 3 डायमेंशन, जो कि हमारा असल टॉपिक है, वेक्टर इन स्पेस या वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। अब वेक्टर इन स्पेस क्या होता है, या वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशन से मुराद हम लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को। इसको आप कह दें जी ये एक्स एक्सिस है, इसको आप कह दें ये वाई एक्सिस है, और इसका नाम जेड एक्सिस रख लें। तो अब ये देखें, जब हम ओरिजिन पे खड़े हैं, ओरिजिन पे खड़े हो के तो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, फिर वाई एक्सिस के तरफ मूव करेंगे तो वाई की वैल्यू आ गई, फिर जेड एक्सिस के तरफ मूव करने के लिए अब जेड एक्सिस की एक्चुअल डायरेक्शन तो इधर है ना, इसके परपेंडिकुलर, तो हमें इधर आना पड़ेगा। तो जब इधर आएंगे तो हम स्पेस में आ जाएंगे। तो इसलिए पॉइंट जो कहाँ बनेगा वो स्पेस के अंदर बनेगा, ठीक है। तो एज वी नो दैट अ पॉइंट इन स्पेस इज डिनोटेड एज PXYZ, वेयर XYZ से मुराद क्या है,
एक्स वाई जेड से मुराद डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई से मुराद डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस, और जेड से मुराद, अब ये एक्चुअली जो है ना, ये वाली जो लाइन है ना, ये एक्चुअली इधर होनी चाहिए थी, लेकिन जब ऐसे करके मैं ड्रॉ करता हूँ ना तो वो तो नज़र ही नहीं आएगी। अब मेरे पास बोर्ड 2 डायमेंशन है, उसको मैंने 3rd डायमेंशन ड्रॉ करनी है, तो इसलिए मैंने जेड एक्सेस इस तरफ सपोज कर लिया है। ठीक है, तो जेड जो है वो क्या है, जेड डिस्टेंस, ये देखें ऐसे है ना, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग गए, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग गए, और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग आए, तो यहाँ पे देखें स्पेस में आ गए। ठीक है, अब ये वाली पहली वैल्यू क्या है, डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस, जेड डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग जेड एक्सिस। As we know that a point in a space is denoted as px, y, z, where x, y, z are distance covered along x-axis, y-axis and z-axis respectively. And vector in space is vectors. स्पेस में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो p है इसको आप ओरिजिन के साथ मिला दें ऐसे करके, ऐसे, तो ये बन गया आपके पास वेक्टर। इसको हम a के साथ डिनोट कर देते हैं। तो a वेक्टर किसके बराबर होगा, a इज इक्वल टू o से लेकर p तक, और इसको डिनोट करेंगे हम ऐसे x, y, z, और इसके इर्द गिर्द लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। इसको मैं आगे चल के साबित भी कर दूंगा कि ये एक्स आई जमा वाई जे जमा जेड के बराबर होता है, लेकिन तब जब मैं डिफाइन कर दूंगा कि आई जे के यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। अच्छा जी, ये वेक्टर आ गया इन 3 डायमेंशन। अब इसका मैग्नीट्यूड भी हमने देखना है क्या होगा, आइए देखते हैं। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज, बिल्कुल वही तरीका जो 2 डायमेंशन में था। मैग्नीट्यूड से मुराद क्या है, यहां से लेकर यहां तक लेंथ, एक पॉइंट आपके पास ये है, एक पॉइंट ये है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर अंडर रूट, और z होगा तो फिर z2 माइनस z1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, x मनफी 0 का स्क्वायर, हम स्पेस में हैं तो 3 पॉइंट लेंगे। a मैग्नीट्यूड 3 कोऑर्डिनेट, सॉरी, a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू OP मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x मनफी 0 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, x में से 0 निकाल दिया, y में से 0 निकाल दिया, डिस्टेंस फार्मूला लगा के, तो ये लेंथ निकला ही वेक्टर की। ये वेक्टर की जो लेंथ निकली है इसको हम बोलते हैं कि ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, और विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ गया, पहले वाले का स्क्वायर जमा दूसरे वाले का स्क्वायर जमा तीसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, यानी कोई भी वेक्टर अगर आपके पास होगा 2, 3, 4, आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर जमा दूसरे वाले का स्क्वायर जमा तीसरे वाले का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये मेथड हमारे पास आ गया। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन और इन स्पेस 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन तो आपने डिस्कस कर ली हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर इन स्पेस ना कर दें यहाँ पे, इन स्पेस, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर इन स्पेस। स्पेस में वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, या 3 डायमेंशंस में व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशंस और इन अ स्पेस। सिर्फ स्पेस में क्या होगा कि स्पेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ z कोऑर्डिनेट का इजाफा होगा। पहले पॉइंट x1 y1 था, अब x1 y1 z1 बन गया, x2 y2 था, अब पॉइंट आपका x2 y2 z2 बन गया। ये पहला वेक्टर है आपका z1 प्लस दूसरा वेक्टर आ गया आपका x2 y2 z2। अब आपने 2 वेक्टर्स को जमा करना है, x वाला x में जमा होगा, y वाला y में, और z वाला z में। सिर्फ z कोऑर्डिनेट का इजाफा होता जाएगा, बाकी सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि 2 डायमेंशंस वाली हैं। यहाँ पे अब वेक्टर आ गया z1, अब यहाँ पे आ गया z1, यहाँ पे भी आ गया kz1, स्केलर को वेक्टर के साथ ज़रब दे दी। ठीक है, 2 वेक्टर को ऐड कर दिया, x वाला x में, y वाला y में, z वाला z में ऐड होगा, स्केलर के साथ ज़रब देंगे, वो स्केलर नंबर हर कोऑर्डिनेट के साथ ज़रब खा जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम लेंगे 3 डायमेंशन वाला वेक्टर, z1 ले लिया, और इधर भी हमने z2 ले लिया। a और b अगर आपस में बराबर हैं तो यहाँ पे फिर आ जाएगा ये z1 इज इक्वल टू x2
y2 z2। तो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, और z1 किसके बराबर आ जाएगा, z2 के बराबर आ जाएगा। तो ये था वेक्टर इन 3 डायमेंशन। तो आइए अब हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह है कि यूनिट का मतलब होता है 1, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड लें और मैग्नीट्यूड लेने से आंसर उसका 1 आ जाए, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ जाए। अ वेक्टर इज सेड टू बी अ यूनिट वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज डिनोटेड एज, क्योंकि देखिए हम वेक्टर को तो ऐसे डिनोट करते हैं ना, अब यूनिट वेक्टर की नोटेशन इससे थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि यूनिट वेक्टर के लिए ये देखें, ये इसके सर पे ऐसे करके ना टोपी डाल दी। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मसलन ये देखें, अगर आपके पास ए एक वेक्टर है, ए इज इक्वल टू 3,4। ठीक है, इसका आप मैग्नीट्यूड लें। पहले मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल टू 25। 25 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 5 रह जाएगा। अब ए यूनिट का फार्मूला क्या है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर है आपके पास 3,4, इसको आपने डिवाइड करना है 5 के साथ, तो ये फिर आ जाएगा 3/5, 4/5। ठीक है, अब आप इसका मैग्नीट्यूड लेके देखें, इसका मैग्नीट्यूड लें तो ये आ जाएगा 9/25, पहले वाले का स्क्वायर जमा दूसरे वाले का स्क्वायर लिया 16/25। उसके बाद जब इसका एलसीएम लेंगे तो 25/25 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला फिर क्या आ गया, यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आई जे के यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। इससे पहले आपने एक चीज़ ये डिफ़ाइन की थी कि अगर ये हमारे पास स्पेस है, वेक्टर इन स्पेस, तो ये एक कोई पॉइंट ले लेंगे पी एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको हम ओरिजिन के साथ मिला देंगे ना, तो ये 3 डायमेंशन के अंदर एक वेक्टर बन जाता है। इस बात को अब आपने जहन में रखना है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया ओरिजिन से यूनिट फासले के ऊपर, यानी x की वैल्यू 1 है तो इसके कोऑर्डिनेट आगे फिर x की वैल्यू 1, y के 0, z के 0। ठीक है, यहाँ पे तो x y z है ना, ये x एक्सिस पर y और z 0 हो गया। फिर y एक्सिस पर एक पॉइंट लिया मैंने 0, 1, 0, 0, 1, 0। इसी तरह z एक्सिस पर एक यूनिट फासले पर, यूनिट फासला कुछ भी हो सकता है ना, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है। तो ये जो पॉइंट ए बी सी लिए हैं मैंने x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के ऊपर ये यूनिट फासले पर लिए हैं। तो ये मैं फिक्रा लिखूंगा यहाँ पे, टेक द पॉइंट ए बी सी ऑन x एक्सिस, on x axis, y axis, z axis respectively at a unit distance from origin। origin से एक यूनिट के फासले पर मैंने ये 3 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला। ठीक है, जिस तरह आपने कहा था 3 डायमेंशन में, अगर ये P एक पॉइंट है, x y z, इसको रीजन से मिला देंगे तो O से लेकर P तक एक वेक्टर बन जाता है ना आपका x y और z। ठीक है, तो इसी तरह ये जो O से लेकर A तक है, ये एक पॉइंट बन रहा है ना स्पेस के अंदर, तो ये एक वेक्टर बन जाएगा। O से लेकर A तक एक वेक्टर बन गया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 0, 0। इसी तरह O से लेकर B तक एक दूसरा वेक्टर बन गया जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 1, 0। O से लेकर C तक Z एक्सिस के ऊपर तीसरा आ गया 0, 0, 1।
ठीक है, अब ये देखें, ये वेक्टर था ना, ये वेक्टर को हम ब्रैकेट की शक्ल में ज़ाहिर कर रहे थे। अब इसका मैग्नीट्यूड लेके देखें, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1 के बराबर ही आ गया ना। इसका मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ये भी यूनिट वेक्टर है। तो ये वाला जो यूनिट वेक्टर है ना, इसका नाम हमने रख दिया आई, उसके ऊपर ऐसे कैप डाल दें। लेकिन चूंकि आई जे के यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए ऊपर यूनिट वेक्टर की निशानी डालें या आई के नीचे डाल दें या आई के ऊपर ऐसे एरो का निशान लगा दें तो ये चल जाता है। अंडरस्टूड है कि आई जे के हैं यूनिट वेक्टर। आई जे के अलावा जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसके ऊपर ऐसे ये वाली कैप डालनी बड़ी ज़रूरी है। आई जे के ऊपर वेक्टर का निशान लगा दें या कैप लगा दें तो चल जाएगा। अब ये भी एक वेक्टर है, इसका नाम रख दिया गया जे और इसका नाम रख दिया गया के। तो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि आई जे के यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। अब मैं साबित करने लगा हूं कि ये जो मेरे पास एक्स वाई जेड वेक्टर मैंने लिखा था, मैंने ये देखें ज़रा, ये साबित करने लगा हूं। प्रूव दैट एक्स वाई और जेड किसके बराबर है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि जब मैं यूनिट वेक्टर आई जे के डिफाइन कर दूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास एक्स वाई और जेड। एडिशन की प्रॉपर्टी के तहत इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स कॉमा 0 0 प्लस 0 वाई 0 प्लस 0 0 जेड 0 0 जेड। अब आप इनको जमा करेंगे, पहले में जमा होगा x जमा 0 जमा 0 वो x के बराबर आ जाएगा, 0 जमा y जमा 0 वो y के बराबर आ जाएगा, 0 जमा z वो z के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और यहां से अगर मैं स्केलर प्रॉपर्टी के तहत x कॉमन ले लूं तो ये देखें, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये x आ जाएगा, ये 0 0 आ जाएगा। यहां से y बाहर निकाला जा सकता है, इसको 0 1 0 लिखा जा सकता है। यहां से z बाहर निकाला जा सकता है, इसको 0 0 1 लिखा जा सकता है। अब आपने 1 0 0 का नाम क्या रखा था? 1 0 0 का नाम रखा था i, तो ये फिर किसके बराबर आ गया? एक्स आई, ये आ गया वाई जे प्लस ये किसके बराबर आ गया? जेड के। तो यही हमने साबित करना था कि वेक्टर को हमारा दिल करेगा, हमारी मर्जी होगी हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी मर्जी होगी हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर क्या होते हैं। फ़र्ज़ किया कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? पी एक्स वाई जेड। इसको ओरिजिन के साथ मिला दिया तो ये वेक्टर बन गया आपका ओ पी इज इक्वल टू ए। अच्छा, अब ये जो वेक्टर है ये स्पेस के अंदर बन रहा है, ठीक है, स्पेस के अंदर बन रहा है। तो इसकी जो है वो सिचुएशन कैसी होगी? मसलन ये देखें, ये अगर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं तीसरा वेक्टर ले लेता हूँ ऐसे करके। तो अब ये जो तीसरा वेक्टर है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी कोई ना कोई एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ भी कोई ना कोई एंगल बना रहा है। तो जब ये वेक्टर स्पेस में होगा तो तीनों एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बनाता है बीटा और जेड एक्सिस एक्चुअली होगा ना ऐसे करके ऐसे, ठीक है, जेड एक्सिस के साथ ये जो वेक्टर ऐसे स्पेस में होगा ये उसके साथ एंगल बनाता है गैमा, ठीक है, उसको शो करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये जो तीन एंगल हैं, इन एंगल के कॉस ले लें तो वो क्या बन जाएंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। तो इनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर ए। इफ ए वेक्टर ए, डेफिनेशन देखें, इफ ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गैमा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बीटा गैमा बनाता है, उनके कॉस ले लेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे ऑफ ए वेक्टर।
दीज आर आल्सो डिनोटेड एज, इनका एक और नाम भी है, कॉस अल्फा को एल के साथ, कॉस बीटा को एम के साथ, कॉस गैमा को एन के साथ डिनोट किया जाता है। और ये जो सिंपल हैं हमारे अल्फ़ा बीटा और गैमा, अल्फ़ा बीटा और गैमा को हम कहते हैं कि ये डायरेक्शन एंगल हैं। खाली अल्फ़ा बीटा गैमा लेंगे तो वो डायरेक्शन एंगल, इनके साथ कॉस लग जाएगा तो वो डायरेक्शन कोसाइंस। किसके डायरेक्शन कोसाइंस? वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। यानी डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने का एक तरीका तो हमारे पास ये है कि अगर हमें पता चल जाए कि वो तीनों एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल बना रहा है, उसका कॉस ले लेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस निकल आएंगे। लेकिन अगर कोई वेक्टर की फॉर्म में दिया हो तो फिर डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, आइए उसके लिए हम एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है, आर्टिकल समझ लें इसको, इसमें हमें किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं वो आर्ट सीखने जा रहे हैं। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और हमें फिर साबित करना है कि डायरेक्शन कोसाइंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आंसर हमारा किसके बराबर आता है? 1 के बराबर। लो जी, जब भी आपको किसी वेक्टर के निकालने हो डायरेक्शन कोसाइन, तो सबसे पहले आप पता क्या करेंगे, आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे। इसको मैं कह देता हूं ये नंबर 1। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। ये हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल आया। जब भी आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर ए है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओवर ए मैग्नीट्यूड आपने अभी अभी कैलकुलेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, साथ आई आ गया, प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, साथ जे प्लस जेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेंगे ना दोबारा यही चीज़ आ जाएगी। अच्छा, ये जो कोएफिशिएंट आई के साथ लगा होता है ना, ये आई वाला, इसको हम कहते हैं कॉस अल्फा। जो आई के साथ लगा होगा उसको हम कहते हैं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा किसके बराबर आ गया? एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका नाम रख देते हैं नंबर 2। जो जे के साथ लगा होगा उसका नाम होता है कॉस बीटा। कॉस बीटा इज इक्वल टू जेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको नंबर 3 कह दिया। जो के साथ लगा होगा जेड के साथ जो लगा होगा उसको हम कहते हैं, ओहो सॉरी ये वाई आएगा, इज इक्वल टू जेड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको कह देते हैं जी नंबर 4। ठीक है, ये जो 2, 3, 4 आए हैं इनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। किसके डायरेक्शन कोसाइन है? वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। ठीक है, अब इसका नाम मैंने कॉस अल्फा क्यों रखा, इसका नाम कॉस बीटा और इसका नाम कॉस गैमा क्यों रखा, इसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद देता हूं। पहले मैं ये साबित कर दूं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब इनको मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो प्रूफ कर दूंगा आंसर 1 के बराबर आता है। स्क्वायरिंग एडिंग 2, 3, 4, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें जी आप। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम पूरा ही आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो फिर ये ऊपर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नीचे भी आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये इसके साथ कट गया आपस में, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अच्छा, अभी इस बात का जवाब देना बाकी है कि इसी का नाम कॉस अल्फ़ा मैंने क्यों रखा, इसका नाम कॉस बीटा और इसका नाम कॉस गैमा क्यों रखा। इसका जवाब आइए देखते हैं। देखिए, जब मैंने वेक्टर को डिफाइन किया इन 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन के अंदर एक पॉइंट लिया था पी एक्स वाई जेड। इसको मैंने ओरिजिन के साथ मिलाया तो ये बन गया एक वेक्टर ए। ठीक है, अब डेफिनेशन के मुताबिक ये जो वेक्टर ए है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा, और ये जो यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस एक्स वाई जेड का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लेंथ जो है ये एक्स के बराबर है, ये वाई के बराबर है, और इसी तरह ये जेड के बराबर होगी। इसके अंदर आप देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस अल्फा किसके बराबर आ रहा है, बेस क्या है आपकी एक्स, ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है ओ से लेकर पी तक, या ओ से लेकर पी तक, या इसको लिखा जा सकता है एक्स ओवर ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ओ पी ए के बराबर भी है ना। तो ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये फिर आ गया एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यही वो वजह थी कि मैंने कॉस अल्फा का नाम यानी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का नाम मैंने कॉस अल्फा रखा। इसी तरह ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है बीटा, ये वाली लेंथ वाई है तो ये भी वाई होगी, तो वाई ओवर हाइपोटेन्यूज ये किसके बराबर होगा, कॉस बीटा के बराबर। ठीक है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से जेड इसके बराबर होगा। तो ये था डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। आइए अब हम आगे चलते हैं। पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है। आगे हमने एक्सरसाइज की तरफ मूव करना है। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, दोज वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ एट ओरिजिन, यानी ऐसे वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। मसलन ये देखें, ये पॉइंट ए है, इसको आप ओरिजिन से मिला दें तो ये पोजीशन वेक्टर होगा, ए का पोजीशन वेक्टर आ गया ए। इसी तरह अगर ये पॉइंट बी है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बी। ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ओ से लेकर बी तक बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। या ये भी कहते हैं द वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ऐसे वेक्टर ओरिजिन के लिहाज से जो वेक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि लेट ओ से लेकर ए तक एक वेक्टर है मेरे पास, ओ से लेकर ए तक वेक्टर है ए। तो जब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ओ से लेकर बी तक मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है, उसका नाम मैंने रख दिया बी। मैं इंटरेस्टेड हूँ ए से लेकर बी तक फाइंड आउट करने में, ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए बी इज़ इक्वल टू, मैंने ए से बी की तरफ जाना है, ए से ओ प्लस ओ से बी की तरफ मूव करना पड़ेगा मुझे, ए से ओ प्लस ओ से बी। अब ए से ओ का नाम रखा आपने ए, ओ से लेकर बी तक का नाम रखा आपने बी। तो ये किसके बराबर आ गया, बी माइनस ए। तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि अगर ए बी आपके पास होगा वेक्टर तो उसका पोजीशन वेक्टर किसके बराबर हुआ करेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, यानी बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर आप इसको लिख देंगे ना ए माइनस बी तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना।
जो दूसरे वाला है वो पहले आएगा, इस बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, ठीक है। अगर ए बी ए होगा तो फिर आप उसको लिख सकते हैं पहले ए फिर बाद में बी, राइट। अब हम डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ करते हैं बाय वेक्टर मेथड। डिस्टेंस फार्मूला बाय वेक्टर मेथड, डिस्टेंस फार्मूले को ड्राइव करते हैं बाय वेक्टर मेथड। स्टेटमेंट यूँ आ सकती है, बाय वेक्टर मेथड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है जी। तो ओ से लेकर ए तक ये एक पॉइंट है मेरे पास, इसका नाम मैं रख लेता हूँ ए, ठीक है। इसको ओरिजिन के साथ मिला दिया ऐसे करके, ओ से लेकर ए तक ए के बराबर आ गया, एंड विच इज़ इक्वल टू x1 y1 z1। ओ से लेकर बी तक जो है ये दूसरा वेक्टर है मेरे के पास, वेक्टर बन गया। ये पॉइंट था दूसरा, इसको मैंने ओरिजिन के साथ मिलाया तो ये दूसरा वेक्टर बन गया मेरे पास, इसका नाम रख दिया b, x2 y2 z2। अभी अभी आपने पोजीशन वेक्टर में कहा कि ए बी किसके बराबर होता है, b माइनस ए के बराबर। तो ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, b माइनस ए बी को मिला दिया। अब b माइनस ए, बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x2 y2 z2। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 z1। दोनों को माइनस किया तो ए बी किसके बराबर आ गया, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। लो जी ये वेक्टर आ गया मेरे पास, ए बी दोनों को माइनस कर दिया। अब डी किसके बराबर होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का मतलब क्या है कि ए बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, पहले वाले का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। तो वो ये क्या है, विच इज़ डिस्टेंस फार्मूला, विच इज़ द डिस्टेंस फार्मूला। तो ये देखें हमने वेक्टर मेथड से डिस्टेंस फार्मूले को प्रूव कर दिया, ओके। तो मेरा ख्याल है कि एक्सरसाइज से पहले जितने भी आर्टिकल्स हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया है। अगर किसी चीज़ को ज़रूरत हुई तो वो क्वेश्चंस के दौरान मैं वो आपको बता दूंगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो के साथ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।